बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम। सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करें, फिर माँ बाप की दुआएं लें, लोगों की दुआएं लें, फिर जो दिन बचते हैं इनमें नमाज पढ़ें। नमाज बगैर कोई चारा नहीं, नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं। इमाम हुसैन के जिस्म पे 121 सुराख तीरों के थे, 121 जगह पे तीर लगे हुए थे। 33 जख्म तलवार, 40 जख्म तलवार के और 33 जख्म नेज़ों के, दूसरी मारपीट के जख्म थे इमाम हुसैन के जिस्म पर। आपने उस 101 तीर, आप अंदाजा लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 50 तीर भी मेरे जिस्म पे नहीं आएंगे। तो 101 सुराख तीरों का मतलब क्या है? एक एक सुराख के अंदर आपके 5 5 6 तीर घुसे हुए थे, जिस्म के अंदर दाखिल थे। आपने फिर भी नमाज पढ़कर दिखाई। 121 सुराख तीरों के, 40 जख्म तलवारों के और 33 जख्म नेज़ों के, दूसरी मारपीट के थे। फिर भी आपने आखिर में सजदा करके दिखाया, अल्लाह के आगे सर झुका के दिखाया कि देखो इमाम हुसैन का किरदार यह है कि अगर वो जख्मों से चूर चूर है मगर अल्लाह की नमाज नहीं छोड़ता। नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है। नमाज पढ़ें, दुआ करें अल्लाह से, दुआओं का वक्त है, ठीक है। आप ये कहते हैं मेरी तो तैयारी है, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं करना। अल्लाह ना करे आपकी वो सवारी जो आपको लेकर जा रही है, आप अल्लाह को नाराज़ किए हुए, आपकी जो सवारी आपको लेकर जा रही है वो लेट हो जाए, रास्ते में कोई स्ट्राइक हो जाए, या आप सेंटर तो पहुंच जाए, वहाँ जाके चक्कर आ जाए, उल्टी आ जाए, मोशन लग जाए, बुखार हो जाए, अल्लाह ना करे घर में जिस दिन आपका पेपर है कोई नागहानी आफत आ जाए, आप क्या करेंगे? कहाँ चले गए आपके सारे दावे? फिर नहीं ना। तो अल्लाह को मनाकर आप जाएं, ठीक है। तो ये वादे करें फिर आप जाएं। अब मैं आपको तफसील से पहले किताबों का भी कुछ अहम चीज़ें बता दूंगा और मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना। सबसे पहले आपने क्या करना, अब आपके दिन रह गए कम, नया तजर्बा कोई नहीं करना, आपने बेर एक्ट लेना है और बेर एक्ट से ही याद करना है। समझ नहीं आ रहा, मैंने एक एक लाइन हर लेक्चर की रिकॉर्ड करवा दी, बेर एक्ट से करवा दी, आप उसको चला लें, बेर एक्ट से याद करें और उसकी आप देखें कि ये बेर एक्ट क्या कहता है, उसको कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करें। वहाँ पे कॉमन सेंस का ज़्यादा आपका कंसेप्ट होगा, आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी पड़ेगी क्योंकि उलझी हुई स्टेटमेंट होती है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी आपने क्या करनी है, अब इम्तहानी सेंटर में जाने से पहले ये चीज़ें ज़रूर लेनी है, ज़रूर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास, आपके हाथ में घड़ी हो, वॉच हो, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है और 100 सवाल हैं। अगर आप एक सवाल को 1 मिनट सोच के देखें, मैं गारंटी देता हूं आपका 100 नंबर का पेपर हल ही नहीं हो सकता। जबकि आपको कुछ सवाल ऐसे होंगे इनको 2-2 मिनट आपको सोचना पड़ जाएगा, और जबकि आपने सोचना नहीं है। मैं आपको यही बताऊंगा, सोचना नहीं, जो पहले बगैर सोचे आता है, कंफर्म आता है, पहले उसको हल करना है। तो क्या घड़ी लेके जानी, घड़ी को अपने हाथ में रखना, क्योंकि वहां पे जो कई मरतबा वॉच नहीं होती, अगर होती भी तो मेरे भाई वो सरकारी इदारे वहां पे बंद होती है, या अगर लगी भी तो आपको क्या पता इसका टाइम सही भी है, गलत टाइम जा रहा, 1-2 मिनट आगे पीछे हो गया आपका मसला हो जाएगा। वहां तो एक एक मिनट कीमती है। किसी दूसरे से नहीं पूछना, अपनी घड़ी ले जाएं, 200 रुपए की आ जाएगी, 300 की आ जाएगी, बस घड़ी लेकर जाएं। पानी की बोतल जरूर लेकर जाएं। पानी की कमी अगर आपके अंदर होगी तो आप लोग कभी भी सही तरीके से आपका IQ लेवल नहीं काम कर सकता। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये मैं सारी बातें क्या बता रहा हूँ, मैं MBBS की किताबों से आपको बता रहा हूँ। मेरा आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखें, मैंने उसमें क्या कहा था, मैंने वकालत करने से पहले पूरी MBBS पढ़ी हुई है, और हर साल की MBBS की जो कोई नई रिसर्च आती है मैं उसको पढ़ता हूँ। मैंने पूरी MBBS की हुई है, ठीक है। उसकी मेरे पास डिग्री नहीं, मगर मेरी लाइब्रेरी भरी हुई MBBS की किताबों से, मैंने सारी उसको पढ़ी। मैं आपको मेडिकल फैक्ट बता रहा हूँ कि कभी आप ये समझे कि अपनी तरफ से वैसे कहता फिर रहा, नहीं, मैं आपको मेडिकल फैक्ट बता रहा हूँ। आपके पानी की अगर आप में कमी आ गई, आपका ब्रेन काम नहीं करता, ब्रेन का IQ लेवल स्टॉप हो जाता है। पानी की बोतल साथ लेके जाएं, घड़ी साथ लेके जाएं, और ये वाली गोलियां, ये वाली टैबलेट साथ लेकर जाएं, सर के दर्द की, बुखार की, उल्टी की, मोशन की, ठीक है। ये टैबलेट आपके पास जरूर हो दर्दों वगैरह की, ताकि अगर अल्लाह ना करे वहां पे कोई मसला हो तो आप फौरी उसको ले, रिलीफ आपको मिल जाए, क्योंकि वहां तो आपका पूरी जिंदगी का सवाल है। लाइसेंस नहीं हुआ क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये चीजें, पानी, घड़ी, मेडिसिन वगैरह, और जो आपने पेन इस्तेमाल करना है वो बाल पेन इस्तेमाल करना, और कौन सा जिसकी स्याही ना फैलती हो, अच्छी क्वालिटी का, कम से कम 3 बॉल पेन लेके जाना। क्यों? ऐसा होता है कि आपने बॉल पेन लिया, एक आप लेके चले गए, वो शुरू में चल रहा है, दरमियान में खुश्क हुआ हो गया, वो एक्सपायर हुआ और आपको पता भी ना चला, और दरमियान में रुक गया, अब वहां पे किसी ने नहीं देना, ठीक है। कम से कम 3 बॉल पेन लेके जाओ, बाद में आपके इस्तेमाल आ जाएंगे।
तो वहाँ पे ना मार्कर चलता, ना वहाँ पे इंक वाला आता, ना वहाँ पे पॉइंटर इस्तेमाल होता, वहाँ पे सिर्फ बॉल पेंसिल इस्तेमाल होती है। एक तो ये। फिर आपने अब पेपर किस तरह करना, अब आप सेंटर में जाएं, सबसे पहले ये चीज़ें आपने ले ली, रिलैक्स होकर जाएं, नाश्ता पूरा करके जाएं। मेडिकली प्रूफ है जिस शख्स ने नाश्ता नहीं किया और वो शख्स पेपर देने के लिए जाता है, उसका ब्रेन सही काम नहीं करता। और आपने ब्रेन को फ्रेश रखना, नाश्ता करके जाना है, ठीक है। नाश्ता करके जाए, ना ज़्यादा हैवी हो ना ज़्यादा कम हो, दरमियाना नाश्ता करके जाएं। और फिर सबसे अहम कि जो रात आपकी, जिस अगले दिन आपका पेपर है, जैसे एतवार को आपका पेपर है, तो आपने हफ्ते की रात को नींद पूरी करनी है। मेडिकली प्रूफ हो चुका, जिस शख्स की नींद पूरी नहीं होती उसका IQ लेवल 75% से 85% कम हो जाता है, वो 15% IQ लेवल से काम कर रहा होता है। ये मेडिकली प्रूफ हो चुका तमाम यूनिवर्सिटियों की रिसर्च से। तो नींद पूरी करनी है आपने, नींद पूरी करके फिर अब आप जाए, अब आपके पास दिन, अब अच्छे तरीके से पढ़ लें, उस दिन नींद पूरी करके जाए और सेंटर के अंदर फ्रेश होकर पहुंचे। ढीले ढाले कपड़े इस्तेमाल करें, फ्रेश होकर सेंटर के अंदर आप पहुंचे। तो उसके बाद आप क्या करें, मैंने क्या बताया था कि आपने नींद पूरी करनी है। नींद अगर आपकी पूरी नहीं तो 75 से 85% मेडिकली सबूत के मुताबिक आपका IQ लेवल कम हो जाएगा। अब आपका ला गेट में तो चलना ही IQ है। उसका मकसद ही ये है कि मैं इतना उलझा कर इतना टफ सवाल आपको दूं कि आपको सवाल आता भी हो मगर आपको समझ ही ना आए, उसकी कोशिश ये है। वरना उसको क्या ज़रूरत कि असेसमेंट टेस्ट उसने रखी है। जब LLB की डिग्री मिल गई आपको, आपने कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी से किया है, उसके बाद क्यों रख रहा है? उसका मकसद ये है कि आपको इतना उलझा दे कि आप लाइसेंस ले ही ना सको। जिसने तैयारी की, जो मंजा हुआ है, बस वही ले सके, आम बंदा ले ही ना सके। तो इसलिए IQ लेवल बड़ा ज़रूरी है, तो नींद पूरी करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो सब इससे भी ज़्यादा अहम है कि इम्तहानी सेंटर में पहुंचने से पहले अब कोई किताब को हाथ नहीं लगाना भाई। किताब, अगर आप इम्तहानी सेंटर के अंदर जाकर किताबें पढ़ना जो शुरू करते हो ना, ये इतना गलत है, इतना गलत है। इस पे पूरी तहकीक हुई, 33 साल तक तहकीक हुई कि वो स्टूडेंट के जो इम्तहानी सेंटर में जाके पढ़ रहे होते हैं पेपर से पहले, वो फेल होते हैं, उनको सपलियाँ आती हैं। क्यों? अब मिसाल से समझें, मेरे पास ये मोबाइल है, मैंने इसके ऊपर अभी मैसेज लिखा, अभी मैंने सेंड नहीं किया, और सेंड करने से पहले मैंने उसको मिटा दिया। और ये मैंने जो मैसेज लिखा था 5 मिनट लगाकर पूरा लिखा, और दूसरा जो मैंने मैसेज लिखा, अभी मैंने सेंड ये वाला नहीं किया, मैंने मिटा दिया, इसकी मेमोरी डिलीट हो गई। अब मैंने वही वाला टॉपिक 1 मिनट में लिखा, तो जो मैंने 5 मिनट में लिखा था, क्या वो 5 मिनट वाला और 1 मिनट वाला आपस में बराबर है? नहीं ना। तफसील से मैंने क्या याद किया था, तफसील से क्या लिखा था, 5 मिनट में लिखी थी वो बात। फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा था कि ला गेट की रोल नंबर स्लिपें आ गई है, मैं तफसील से समझा रहा था। तो जो मैंने 5 मिनट में ये बात समझाई होगी, क्या वो बराबर है उसके जो मैंने 1 मिनट में मैसेज लिखा? नहीं ना। तो जो आपने रात को आपने याद किया था, आपने रात को और जो पूरे दिनों में याद कर रहे थे, वो आपने तफसील से याद किया। और जब आपके वो जहन में मेमोरी थी, जब आप इम्तहानी सेंटर में पहुंचते हैं, वहां जाकर आप उसी चीज को, फॉर एग्जांपल आप CCP के जो है आप उसको उठा लेते हैं ऑर्डर 41 को, वहां आपने रात को 1 घंटा लगाकर उसको याद किया, और ऑर्डर 41 को आप इम्तहानी सेंटर में 1 मिनट में देखते हैं। अब आपकी जो मेमोरी थी, ये तहकीक से साबित है, रिसर्च से साबित है कि जो वो मेमोरी जो आपने रात को 1 घंटा लगाया था वो ज़ाया हो गई, वो तहतुश शऊर में चली गई, ब्रेन के तहतुश शऊर में चली गई। ब्लैक खाना है मेमोरी का, वहां चला गया। अब आपके जहन में ये फीड हो गया, अब वो जो इतनी मेहनत से किया था वो गया, तो ये फीड हो गया। अब इसमें जो छोटी छोटी बातें आपको याद है, जो असल बातें याद की थी वो गई। तो इसलिए इम्तहानी सेंटर में जाने से पहले कोई किताब हाथ नहीं लगानी, खत्म। अब अल्लाह पे भरोसा करके इम्तहानी सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचें। टाइम से पहले पहुंचने के ये नहीं कि अभी आपका 3-4 मिनट रहते हैं और अब अभी आप आके खड़े हो गए, अब उस जल्दबाजी के अंदर आपका तमाम जो आपने याद किया था वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि आपको अब जहन की सुकून की ज़रूरत है। तो क्या करें, रिलैक्स होकर आप जाएं, आधा घंटा पहले जाएं, रिलैक्स होकर अपने सेंटर में, या जैसे जाएं रास्ते में जो है आप दुरूद पाक पढ़ते जाएं। अल्लाह ताला का फरमान है, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 1 मरतबा दुरूद पाक भेजता है, मैं उस पर 10 मरतबा रहमत से देखता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो जब अल्लाह आपको एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से 10 मरतबा रहमत से देख रहा, तो मुझे ये बताओ, जहाँ अल्लाह की रहमत होती है क्या वहाँ अल्लाह का अजाब आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता। अल्लाह ने खुद फरमाया जहाँ मेरी रहमत होती है मेरा अजाब कभी नहीं आ सकता। तो आप बार बार दुरूद पाक पढ़ें, तब तक पढ़ें जब तक आपके हाथ के अंदर आंसर शीट या आपके जो क्वेश्चन पेपर जो आपके हाथ में ना आ जाए। ठीक है, अब आप अंदर जाके बैठें, रिलैक्स होकर पहले वो रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है कि जो पेपर से रिलेटेड है, यानी अपना रोल नंबर लिखना, टिकट नंबर लिखना, उस कॉपी का नाम लिखना जो आपकी कॉपी है, फिर यानी ब्लू कॉपी आपको मिली, वाइट मिली, पिंक मिली, उसका हवाला देना, ये तमाम चीज़ें लवाजमत पहले पूरे करना। खुदा ना खास्ता आप इसमें से कोई एक चीज़ रह गई और आपने पूरी मेहनत भी की और एंड में आप एक चीज़ लिखना भूल गए, आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से लिखना। ठीक, अब आप क्या करें, अब रिलैक्स होकर आपके हाथ में पेपर आ चुका, तसल्ली से बैठे, अब अल्लाह ताला पे छोड़ दें। जो आपने करना था वो कर चुके, जो अब करना अल्लाह ने, अब दुआएं काम आनी है और जहन को रिलैक्स रखना। अब आपके पास क्या नाम है, आपके पास क्वेश्चन पेपर आया। अब लॉ गेट को हल करने का बिल्कुल अलग तरीका है LLB से। क्यों? इसमें 100 सवाल हैं और इसके अंदर क्या नाम है, 100 सवालों के अंदर से दो, तो क्या आपके पास अब तो आंसर शीट आपके पास आई। अब आपने क्या करना है, इसका तरीका बिल्कुल अलग है। आपने क्या करना है, 100 सवाल हैं और 2 घंटे हैं। सबसे पहले आपने इसके राउंड में तकसीम कर लेना, 3 राउंडों में तकसीम करना पेपर को। पहले राउंड में क्या करना है, जो सवाल आपको अच्छे तरीके से आता है उस सवाल को आपने पहले पहले हल करना है। पहले राउंड में आपने देखा, मिसाल के तौर पर आपको सवाल नंबर 1 आपने पढ़ा, आपको नहीं आता, आप छोड़ दें। दूसरा सवाल पढ़ा, आपको मुश्किल पेश आ रही, छोड़ दें। पहले राउंड में कौन सा करना है कि एक नज़र देखें और देखते ही आपको जो सवाल आता हो, ये वाले सवाल आपने पहले राउंड में हल करने। ये कम से कम आपके 25 से 30 सवाल बन जाएंगे। लॉ गेट में हमें कितने की ज़रूरत है, 50 नंबर की। तो 30 सवाल आपने पहले राउंड में वो हल कर लिया और ये तकरीबन हर जिसने LLB की होती है उसको 30 सवाल तो मस्ट आ जाते हैं। तो पहले राउंड में आपने क्या करना, वो वाले सवाल जो आपको फ़ौरन आते हैं आपने फ़ौरन उनको हल करना। मगर कैसे हल करना, इसको कान अब खड़े कर लो अच्छे तरीके से, कि इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करके आ रहा है कि वो करता कुछ और है और उसका रिजल्ट कुछ और आ रहा है। पहले राउंड में, अब मेरी बात को गौर से समझना आप, पहले राउंड के अंदर आपने पहला सवाल देखा, आपको नहीं आया, दूसरा देखा नहीं आया, तीसरा, चौथा, पांचवा आपको नहीं आया। आपको अच्छे तरीके से जो सवाल आता है वो सवाल नंबर 15 आता है। अब आपने कौन सा सवाल करे, 15। लड़के क्या गलती कर रहे कि आंसर शीट के सवाल नंबर 1 के ऊपर जाके उसको हल कर रहे हैं। नहीं, आपने क्या करना है, अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर सवाल नंबर 15 है तो आंसर शीट पे ढूंढो 15वां नंबर कहां पे है। तो 15वां नंबर आपने जिस टाइम ढूंढा तो 14 नंबर आप खाली छोड़ कर आओ और जो 15वें नंबर के ऊपर आप हल करो कि आपका A वाला पोर्शन है, B है, C है। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो सवालिया पेपर के मुताबिक जो नंबर है सवाल का, आंसर शीट का भी वही सवाल हल करना है। अब आपको 15 नंबर आपने सवाल हल कर लिया, 16 आपको नहीं आता, 17 नहीं आता, आपको 18वां नंबर आता है। अब आप क्या करो, आंसर शीट का 18वां नंबर ढूंढो, जवाबी कॉपी का 18वां नंबर ढूंढो, 18वां नंबर का अब उसको हल करना है। अब आप दरमियान में आए, आपको कोई भी नहीं आता, आपको जो है अगला सवाल आपको आता है 41वां नंबर। अब दरमियान में ढूंढो आंसर शीट के ऊपर 41वां नंबर कहां पर है, तो 41वां वाला करो। तो कहने का मकसद ये, जो नंबर सवाल का सवालिया कॉपी पर है, क्वेश्चन पेपर पर है, उसी से रिलेटेड वही नंबर आपने हल करना है जवाबी कॉपी पर, आंसर कॉपी के ऊपर। तो ये बात जहन में बिठा लेना, आपने उसके मुताबिक करना। कभी ये करो कि आप सवालिया पेपर का सवाल हल कर रहे हो 51 और जवाबी कॉपी पे आप कहते हो मुझे तो 51 नंबर से मैंने शुरू किया, इसको पहले नंबर पे कर दूं। नहीं, जो सवालिया कॉपी का नंबर है उसी के मुताबिक जवाबी कॉपी के उसी सवाल को हल करना है, ये वाली चीज। अब दूसरी अहम बात क्या कि आपने जो बबल्स होंगे ना, जो सर्कल होंगे, उस सर्कल के अंदर अंदर स्याही फेरनी है और थोड़ा सा जोर देकर डालना ताकि आपके पास जो नीचे कार्बन कॉपी आपको मिलेगी उस पर भी निशान बन जाए। वो कार्बन कॉपी क्यों आपके लिए जरूरी, क्योंकि आपके पास वो सबूत है। मिसाल के तौर पर आपने जो कार्बन कॉपी घर लेकर आए, आपके पास सबूत है। अब जो आपकी
आंसर की इशू होगी, रिजल्ट कार्ड से पहले आंसर की जो है वो जारी करता है HSC। अब आपके पास जो बबल्स आपके पास आए हुए हैं, जो आपके पास कार्बन कापी है, उसमें से देख लेंगे मेरे सवाल कितने ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास जो कार्बन कापी उसके अंदर आपके सवाल हैं 60 ठीक, आपके 60 नंबर आने चाहिए। जब आपका रिजल्ट कार्ड आता है उस पर आपके नंबर आते हैं 40 नंबर आते हैं। तो आप सबूत लेके पेश हो जाएंगे HSC के पास कि आपके कंप्यूटराइज गलती आपसे हुई है, मेरे इसको चेक करें, मेरे पास सबूत है। वो सबूत कब बनेगा? जब आपको थोड़ा सा जोर देकर लिखोगे। इतना भी जोर नहीं देना कि पेपर पेज फट जाए, इतना जोर देना है कि हल्का सा, कि ताकि नीचे निशान बन जाए। तो और वो क्या करना है, जो बब्बल है उसके दायरे के अंदर अंदर स्याही फेरने, पूरी फेर देनी है। ये नहीं कि आप हल्का सा यूं निशान बना दे, वो आपका सवाल गलत हो गया, वो चेक नहीं होगा। पूरा बब्बल जो अंदर तक जो निशान है उसको अच्छे तरीके से घुमाकर फेरेंगे। और दूसरा क्या काम करना है कि 2 बब्बल करीब करीब हैं, देखो ये 2 बब्बल करीब करीब हैं, इस तरीके से करना कि एक बब्बल की स्याही दूसरे बब्बल को बिल्कुल ना छुए। अगर आपने सी ऑप्शन को ठीक किया और उसके साथ डी है और आपकी सी की स्याही छू कर डी को थोड़ी सी भी टच होगी, आपका सवाल गलत हो गया। तो ये तरीका था पेपर को हल करने का। तो आपने क्या, पेपर को किस तरीके से करना है? सबसे पहले लवाजमात पूरे करने हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, जो सवालिया नंबर का जो पेपर है, जो सवालिया पेपर के ऊपर जो सवाल का नंबर है वो ही जवाब ढूंढना है कि वो वाला नंबर का 15वां नंबर कहाँ पे है। 15वें नंबर को, अगर पहला सवाल 15वां कर रहे हो तो जवाबी कॉपी के 15वें पे ही हल करना है। दूसरा सवाल आप 41वां नंबर कर रहे हो तो जवाबी कॉपी के 41वें नंबर को ही हल करना है। इस तरीके से आपने पहले राउंड में क्या करना, वो सवाल हल करने जो आपको फौरन से पहले आते हैं। ये आपके 25-30 सवाल हो गए, राउंड 1 कंप्लीट हो गया। अब राउंड 2 आ गया। अब इसमें वो सवाल हल करें जो आपको मुश्किल आते हैं, फौरी समझने की कोशिश करिए क्या कहता है और उसको हल करते चले जाए। फिर इसमें भी वही चीज़ कि नंबर कंसल्टेंट वही रखना है जो सवालिया पेपर का नंबर है उसके मुताबिक। अब दूसरे राउंड में आपने वो सवाल हल कर लिए कि जो सवालात आपको मुश्किल नजर आ रहे थे, ठीक है। अब आपके अभी तक सवाल तकरीबन आपने 70 सवाल तक अटेम्प्ट कर लिए। तीसरे राउंड के अंदर आपने वो सवाल अब हल करने जो आपको बिल्कुल नहीं आते, अब उसको सोच के करें, ठीक है। तो 3 राउंड बनाएं कम से कम। पहले राउंड में वो जो फौरन आपको आते हैं, दूसरे राउंड में जो हल्का सा मुश्किल आते हैं, तीसरे राउंड में जो आपको बिल्कुल नहीं आते वो करना है। मगर मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपने 100 के 100 सवाल अटेम्प्ट करके आने हैं, बेशक कि आपको सवाल का जवाब आए या ना आए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो कहते हैं मैंने 50 की तो मुझे ज़रूरत है। ऐसे स्टूडेंट जो 2-2, 3-3 नंबर से रहे ना, आप उनमें से अक्सर से पूछें कि आप क्यों रह गए, वो आपसे कहेंगे कि मुझे क्या नाम है, मैंने पेपर के पूरे सवाल हल नहीं किए, मैंने 80 सवाल हल किए, वो 2 नंबर से रह गया। अगर वो अगले 20 सवाल कर लेता तो क्या तुक्के से 2 सवाल ठीक ना होते, हो जाते ना। तो आपने क्या करना है, पूरे के पूरे 100 सवाल अटेम्प्ट करने। और जो शख्स आपको ये कहे कि इसके नेगेटिव मार्किंग है, उसको वहीं पे कान से पकड़ के छितरों से खड़े हो जाना उस शख्स को। मुझे उन पे इतना शदीद गुस्सा है ना उन लड़कों पर कि जो खुद दूसरों का अपना भी नुकसान करते, दूसरों का नुकसान करते हैं। ऐसे लड़के मैंने देखे जो सेंटरों के अंदर फिर रहे होते हैं और ये लफ्ज़ कहते हैं इसके नेगेटिव मार्किंग है, अपनी तरफ से हल नहीं करना, दूसरों का नुकसान करवाते हैं सिर्फ किस लिए कि वो वकील बन गया तो मेरी रोजी रोटी पे फर्क पड़ जाएगा। भाई रिज़्क अल्लाह ने देना आपको। अगर कोई बंदा ये कहे उसको वहीं फेंटा चाड़ो उसको कि तूने किस तरीके से लफ्ज़ कहा है। दूसरों को तो मिसगाइड करता फिरता है, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। ऐसे मैंने बंदे देखे, मैं पर्सनली उनको जान रहा होता हूँ कि उन्होंने क्या किया था। तो आपने क्या करना है कि उस किसकी बात नहीं माननी, 100 के 100 पे सवाल हल करना। यहां तक कि हमारी वीडियो थी सवाल से रिलेटेड, ठीक है जी। अब मैं आपको एक एक किताब की अहम बातें बता देता हूं ताकि आपके पास वो चीजें आपकी हल हो जाएं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में क्या आपने अहम चीज करनी है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हम देख रहे हैं, ये मैंने पहले सारी बातें रिकॉर्ड करवाई हैं, सिर्फ वो वाली चीजें कि जो मुझे लगती हैं कि आपको आसानी पैदा कर देंगी। मैं उस आसानी की तरफ अब आपको लेके जा रहा हूं। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पहली चीज तो आपने जहन में रखनी है कि इसके 2 सोर्स ऑफ लॉ हैं, एक है प्राइमरी सोर्स, एक है सेकेंडरी सोर्स। कुरान और हदीस को छोड़कर सारे सेकेंडरी में आते हैं।
बस आप इतना जहन में रखें, आपसे ये पूछे कि कुरान हदीस को छोड़कर बाकी वो इजमा हो, क़यास हो, इस्तदलाल हो, इज्तिहाद हो, इस्तेहसान हो, मरासिल मुरसला हो, कोई भी हो, सिर्फ कुरान और हदीस को छोड़कर आपसे बाकी कोई भी पूछ ले कि क्या इज्तिहाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हो सकता था, क्या क़यास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हो सकता था, क्या इज्तिहाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हो सकता था, आप कहेंगे कतई नहीं हो सकता था, कतई नहीं हो सकता था। ठीक है, तो कुरान हदीस को छोड़ के बाकी किसी का भी पूछ ले कि या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये सोर्स ऑफ लॉ हो सकता था, आप कहेंगे कतई नहीं हो सकता था। क्यों? कि उस टाइम सारे कानून तो खुद बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप बैठे तो कोई दूसरा बंदा कैसे जुर्रत कर सकता कि अपनी तरफ से इस्लाम के बारे में सोचना शुरू कर दे? उसकी ड्यूटी क्या है कि आप सल्लम के पास आएगा। तो आप सल्लम की ज़िंदगी में कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ नहीं हो सकता था। ठीक है, आपसे पूछेगा प्राइमरी सोर्स में कौन सी पहली चीज़ है, आप कहेंगे प्राइमरी सोर्स में कुरान है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हदीस है। आपसे पूछेगा अगर एक मसला कुरान में मौजूद है और वाज़िह है, हम हदीस की तरफ जाएंगे, आप कहेंगे नहीं जाएंगे। एक अगली चीज़ आपसे ये कहेगा कुरान और हदीस को छोड़कर कोई ऐसा मसला है कि जिसका कुरान हदीस में जिक्र नहीं, अब हम उसको जायज़ कैसे ठहराएंगे? तो आपने क्या कहना है, ये तीन बातें आपने अपने जहन में बिठा लेनी, बेशक वो क़यास हो, इस्तदलाल हो, इस्तेहसान हो, कोई भी हो, तीन बातें जहन में बिठा ले। किसी से रिलेटेड पूछ ले इसमें कानून कैसे बनेगा, आपने क्या कहना, बस ये देखना है जो चीज़ पूछी जा रही है कि इस्लाम के खिलाफ है या नहीं। मिसाल के तौर पे मोबाइल, आप देखें, अब आपसे ये कहता है इज्तिहाद करो मोबाइल क्या जायज़ है या नहीं, या पोल्ट्री फार्म की मुर्गी खाना जायज़ है या नहीं, इज्तिहाद करो। अब आप क्या करेंगे, ये इस्तेहसान करके बताओ या क़यास से बताओ। अब आप तीन असूल ज़हन में रख लें सबके लिए कि जैसे क्या उस चीज़ का जिक्र कुरान और हदीस ने नाम लेकर मना किया है या नहीं। पहली चीज़, कुरान हदीस ने उसका नाम लेकर मना ना किया हो, पोल्ट्री फार्म की मुर्गी का या मोबाइल का जिक्र कुरान हदीस ने नाम लेके मना नहीं किया, पहली चीज़। दूसरा, क्या इस्लामी तालीमात से टकराता तो नहीं, उसके खिलाफ वर्जी तो नहीं करता, तो ना तो मोबाइल कुरान पाक की और इस्लाम की जो तालीमात के खिलाफ जाता, ना पोल्ट्री फार्म की मुर्गी जाती। तो दो चीज़ें हो गई। तीसरा ये कि इससे इंसानियत को नुकसान तो नहीं पहुँच रहा, या ये कि अखलाकियात के कानून के खिलाफ तो नहीं जा रहा। तो देखो, ना मुर्गी क्या किसी को नुकसान पहुँचाती है, ना मोबाइल पहुँचाता, ना ये अखलाकियात के कानून के खिलाफ जाते, तो इसका खाना जायज़ हो गया। तो तीन असूल रखने, कुरान हदीस ने उसका नाम लेके मना ना किया हो। दूसरा, उस चीज़ का जो जिक्र है, वो जो चीज़ है इस्लामी तालीमात से ना टकराती हो। और तीसरी चीज़ क्या, कि वो जो चीज़ है हमारे पास वो किसी को नुकसान ना देती हो, इस्लाम के अंदर वो किसी शख्स को या किसी खलाक को नुकसान ना देती हो, वो चीज़ जायज़ होगी। ये चीज़ अपने जहन में रखना। बाकी मैं इसकी डीप सारी बता चुका हूँ, मैं सिर्फ आसानी आपकी करवा रहा हूँ। फिर आपसे कस्टम के मुताबिक पूछेगा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में, क्या इस्लाम ने परी इस्लामिक जो कस्टम है, इस्लाम से पहले के रस्म व रिवाज हैं, उनको बतौर सोर्स ऑफ लॉ लिया है? आप कहेंगे हाँ लिया है। किनको लिया? जो इस्लाम के खिलाफ नहीं थे, उनको सोर्स ऑफ लॉ के तौर पे इस्लाम ने अपना लिया, जो परी इस्लामिक जो सोर्सेस थे, परी इस्लामिक जो कस्टम थे। अब आपसे लॉ गेट में पूछ लेगा, क्या उनको हू बहू वैसे के वैसे इस्लाम ने अपना लिया या उसको चेंज करके अपनाया? आप कहेंगे जिनमें चेंज की ज़रूरत थी उनको चेंज करके अपना लिया, जिनमें चेंज की ज़रूरत नहीं थी उनको वैसे के वैसा इस्लाम ने अपना लिया। अब आपसे एक और चीज़ पूछेगा इसके अंदर, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, वो ये पूछेगा कि क्या फ़िक़्ह जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी एज ए लेजिस्लेटिव इस्तेमाल होता है? आप कहेंगे हाँ। फ़िक़्ह वर्क एज एन लेजिस्लेटिव एक्ट, जो फ़िक़्ह है वो लेजिस्लेटिव एक्ट के तौर पे काम करता है, यानी फ़िक़्ह जो है कानून साजी करता है। अब लॉ गेट में एक और चीज़ आपसे पूछ ले, क्या फ़िक़्ह खुद एक कानून है? आप कहेंगे फ़िक़्ह खुद एक कानून नहीं है। फ़िक़्ह खुद एक कानून नहीं है, बल्कि कानून साजी के असूल बताता है। अब आपसे पूछेगा फ़िक़्ह को असल शक्ल में लेके आने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? आप कहेंगे हम उनको कहेंगे अहलुर राय। ठीक है, जो फ़िक़्ह के ऊपर अमल करते, जो बड़े बड़े मुज्तहिदीन थे, जो चार इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, ये चार जो हैं ये अहलुर राय कहलाते हैं। इन्होंने फ़िक़्ह को जो है
ज़्यादा प्रमोट किया, और तमाम जो फ़िक़्ह इन चारों से जो है अहले सुन्नत के इन्हीं की तरफ जाते हैं। तो अहले सुन्नत के फ़िक़्ह कितने होंगे? 4, एक अहले तशिया का फ़िक़्ह होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है कोई ऐसा फ़िरका है कि जो इन किसी फ़िरके को नहीं मानता? हाँ, वो अहलुल ज़ाहिर कहलाते हैं, अहले हदीस कहलाते हैं, अहले ज़हर कहलाते हैं। अब आपसे लॉ गेट के अंदर एक और चीज़ आपसे पूछेगा कि जो तलाक होती है, तलाक की कितनी किस्में हैं? आप ना तलाक की मैं ये डिटेल में बता आया हूँ। तलाक की 2 किस्में, एक तलाक रजी, एक तलाक बाइन। तलाक रजी उसको कहते हैं जिसमें आदमी ने अपनी बीवी को लफ्ज़ तलाक के ज़रिए तलाक दी हो और 3 तलाक़ें ना दी हो। लफ्ज़ तलाक के ज़रिए तलाक दी और 3 तलाक़ें ना दी, उसको तलाक रजी कहते हैं। अब आपसे पूछेगा रजी का मतलब क्या है? आप कहेंगे रजी का मतलब है कि वो दौरान इद्दत अपनी बीवी से रजू कर सकता है, सुलह कर सकता है, मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात उससे कायम कर सकता है, इसको कहते हैं तलाक रजी। दूसरी तलाक बाइन। तो तलाक बाइन किसको कहते हैं? आप कहेंगे तलाक बाइन उसको कहेंगे या तो आदमी ने लफ्ज़ तलाक के ज़रिए तलाक ना दी हो या 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दी हो, तो वो तलाक बाइन होगी। उसके दरमियान आदमी अपनी बीवी से रजू नहीं कर सकता, अपनी बीवी के साथ जो है वो सुलह नहीं कर सकता, मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता, ज़ौजियत के ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता। आपसे पूछेगा क्या तलाक रजी भी तलाक बाइन बनती है? आप कहेंगे हाँ। अगर वो 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दी किसी ने, बेशक लफ्ज़ तलाक से दी हो, तो तलाक रजी तलाक बाइन बन जाएगी। अब पूछेगा कि क्या आदमी अपनी बीवी को अपने हकूक डेलीगेट कर सकता है? आप ये तलाक का हक डेलीगेट कर सकता है, उसको तफवीज़ कर सकता है, उसको अख्तियार दे सकता है कि तू भी जब तलाक देना चाहे तो मुझे तलाक दे देना। आप कहेंगे हाँ, आदमी अपनी बीवी को अगर चाहे तो तलाक का हक दे सकता है, तलाक के अख्तियार को डेलीगेट कर सकता है, तो औरत उसको तलाक दे सकती है। अब आपसे पूछेगा जब आदमी ने अपनी बीवी को तलाक का हक दे दिया, कि आदमी से हक छिन गया? नहीं, आदमी के पास पूरी 3 तलाक़ों का हक है, मगर बीवी भी उसको तलाक दे सकती है। तो ये इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में ये मोटी मोटी मैंने आपको ये बातें बताई, बाकी आप इसके लेक्चर देखें, बड़ी डीप में दिए हुए हैं। इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि मैं आपको सिर्फ वो दूं कि जो आपको आसानी पैदा कर सके। अब हम आते हैं 3 बड़ी किताबों पर। पहली कौन सी किताब है हमारे पास? पहली किताब है CRPC। देखो CPC, CRPC और QSO, इनके मुताल्लिक आपने पहली चीज़ क्या याद रखनी है? ये तीनों के तीनों CPC, CRPC, QSO तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों जो है ये प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। CRPC, CPC और QSO प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। ये प्रोसीजर को बताते कि अदालत में किस तरीके से केस चलेगा, किस नोयत से गुजरेगा, क्या क्या स्टेप आएंगे। ये प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ नहीं, पहली बात। दूसरा, ये तीनों के तीनों जर्नल लॉ है, ये स्पेशल और लोकल लॉ नहीं है। ये तीनों के तीनों जर्नल लॉ है, स्पेशल और लोकल लॉ नहीं है। फिर आपसे पूछेगा अगर एक तरफ ये 3 हो, CPC, CRPC और QSO, और दूसरी तरफ स्पेशल और लोकल लॉ आ जाए, ये 3 कोई और बात कहते हैं और स्पेशल और लोकल लॉ कुछ और बात कहता है। अब किसकी बात मानी जाएगी, प्रिवेल किसको किया जाएगा? आप कहेंगे अगर ये 3 कोई और बात कहें और उसके खिलाफ अगेंस्ट में स्पेशल या लोकल लॉ कुछ और बात कहे, तो हमने जनरल लॉ की बात नहीं माननी होती, हमने स्पेशल और लोकल लॉ की बात माननी होती। तो प्रिवेल कौन कर जाता है? गालिब कौन आ जाता है? हमारे पास लोकल और स्पेशल लॉ प्रिवेल कर जाते हैं, ये गालिब आ जाते हैं, ठीक है, ये चीज़। अब हम इसको अलग अलग देखते हैं। पहले हम देखते हैं हमारे पास QSO को, कानून शहादत को। सारी मैं इसमें बता चुका हूं, मगर मैं सिर्फ आपको आसानी के लिए बता रहा हूं। एक तो आपने हर चैप्टर के अंदर सेक्शन को देखना है कि इस चैप्टर में कितने सेक्शन आते हैं। मसलन हमारे पास चैप्टर QSO का चैप्टर 2 है, इसमें सेक्शन 3 से लेकर चैप्टर 17 तक आता है, और ये चैप्टर किसके मुतालिक बात करता है? विटनेस के मुतालिक। किसके मुतालिक? विटनेस के मुतालिक। अब आप क्या करें कि आपने ये देखा लॉ गेट में उसने पूछा कि जो सेक्शन 10 है, हमने क्या देखा? चैप्टर सेक्शन 3 आर्टिकल, सॉरी इसमें आर्टिकल होता है, इसमें सेक्शन नहीं होता, तो QSO में आर्टिकल। तो उसने कहा आर्टिकल 3 से लेकर आर्टिकल 17 तक जो है ये किसके अंदर आते हैं? ये विटनेस के मुतालिक बताते हैं, गवाह के मुतालिक बताते हैं। लॉ गेट में आपसे अगर ये कह देगा कि जो सेक्शन 10 या सेक्शन 11 है, ये हमारे पास बताता है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव,
वो फैक्ट के जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, आप कहेंगे नहीं 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 गलत, मैंने जहन में रटा हुआ था कि 3 से लेकर जो है आर्टिकल 17 तक ये तो है विटनेस के मुतालिक, तो ये फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव उसके मुतालिक नहीं, बल्कि वो तो जो आर्टिकल 111 और 113 है उसके मुतालिक, तो 111 से 113 के उसके अंदर है। तो इस तरह आपको जब ये याद कर लेंगे ना आप, तो आपको आसानी पड़ जाएगी कि आपको ये पता होगा कि पहले चैप्टर का नाम क्या, उसमें कितने आर्टिकल। अब जब आर्टिकल आपको गलत नंबर दे देगा, आपको पता चल जाएगा नहीं इस आर्टिकल का मतलब तो मैंने ये पढ़ा था, यहां से लेके यहां तक के आर्टिकल तो विटनेस के अंदर आते हैं। तो अब आपके अंदर हम अब देखते हैं, पहला जो है चैप्टर 1 जो है QSO का, वो तो आपको प्रीलिमिनरी के मुतालिक है, आपको इब्तदाई बात बताता है। जिस भी किताब के अंदर डेफिनेशनें हों उसको जरूर याद करना, कम से कम 2 सवाल तो हर डेफिनेशन से बनेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी डेफिनेशन 2 में आती है, आर्टिकल 2 में डेफिनेशन, उसको अच्छे तरीके से बेयर एक्ट से याद करना। और दूसरी चीज, QSO के अंदर एक लफ्ज होगा इलस्ट्रेशन, जहां जहां इलस्ट्रेशन आए आपने उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इलस्ट्रेशन को जरूर पढ़ना है, कम से कम एक मरतबा पढ़ना है। क्यों? आपको वो जो पेपर में दे रहा है ना लॉ गेट में, आप उसको देखें, वो इलस्ट्रेशन को हूबहू वैसे ही प्रिंट करके दे रहा है। वो जो QSO जो सवाल बना रहा है ना, वो इलस्ट्रेशन से बना रहा है। तो QSO का आपने क्या एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन जो है ये आपने जरूर देखनी है, एक मरतबा तो जरूर देख लेनी है हर सेक्शन, हर आर्टिकल की। अब एक और चीज आप देखें, विटनेस का जो चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 3 से लेकर ये क्या नाम है, विटनेस का चैप्टर है 2, आर्टिकल 3 से आर्टिकल 17 तक। इसके अंदर क्या है, सिर्फ विटनेस के मुतालिक बताया। क्या बात की, हर शख्स विटनेस हो सकता है अगर वो रैशनल आंसर देता हो या कानून ने उसको डिस्क्वालीफाई ना किया हो, वो विटनेस। अब इसमें बच्चा हो, हाँ हो सकता है, लुनेटिक हो, मजनून हो, हाँ हो सकता है, वो शख्स के जो माइनर हो सकता है, मगर वो रैशनल आंसर दे, यानी इसको जो हम सवाल उससे पूछें उसका मुतलका जवाब दे। हम पूछ रहे भाई कत्ल कितने बजे हुआ और वो कहे जी मैं इतने बजे आइसक्रीम खा रहा था, तो ये रैशनल आंसर तो नहीं हुआ ना, माकूल जवाब तो नहीं हुआ। यानी माकूल जवाब देता हो तो वो बच्चा भी अगर है तो वो भी गवाह है। तो पहला चैप्टर क्या आपने किसके मुतालिक देखना है, दूसरे चैप्टर को विटनेस के मुतालिक। अब तीसरे चैप्टर में मेरी एक बात बड़े गौर से आपने देखनी, ये मैं आपको बड़ी कीमती चीज बता रहा हूं। तीसरे चैप्टर का आर्टिकल 18 से लेकर 69 तक, 18 से 69, 18 टू 69 तक, 18 से 69 तक का जो है, बस इसका रट्टा लगा ले तोते की तरह कि हाँ क्या कहें, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। 18 से 69 तक जो भी पूछे, अगर वो अपने लवाजमात पूरा कर रहा है तो वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। बस 18 से 69 तक क्या जो भी पूछ ले, आप कहेंगे अगर वो अपने लवाजमात पूरे कर रहा है तो वो सारे के सारे क्या रेलिवेंट फैक्ट। आपसे पूछेगा कि क्या जो आर्टिकल 19 रेलिवेंट फैक्ट है, आप देखें अपने पूरे कर रहा है लवाजमात, ये रेलिवेंट फैक्ट। 19 रेलिवेंट फैक्ट, 18 रेलिवेंट फैक्ट, जो भी पूछा रेलिवेंट फैक्ट है। तो आपने क्या जहन में बैठा लेना कि रेलिवेंट 18 से 69 सारे रेलिवेंट फैक्ट हैं। कुछ ऐसे हैं जो उसमें रेलिवेंट फैक्ट नहीं, वो आप देख लें, बाकी सारे रेलिवेंट फैक्ट है, ये जहन में रखें। एक और नुक्ता इसमें जहन में रख लें, आप वो चीज कि जो रेलिवेंट फैक्ट नहीं है, मुतलका मामला नहीं है, मगर वो फैक्ट इन इशू से, और क्या नाम है, वो फैक्ट इन इशू से, जब वो रेलिवेंट फैक्ट से वो चीज टकराती है, उसके खिलाफ चली जाती है या उसकी इम्प्रोबेबिलिटी को चेंज कर देती है, उसके अंदर शक पैदा कर देती है, तो वो भी रेलिवेंट फैक्ट बन जाता। दोबारा देखें, अगर एक चीज रेलिवेंट फैक्ट नहीं है मगर वो रेलिवेंट फैक्ट से या फैक्ट इन इशू से, या आप देख लेंगे जाके, मैंने तफसील से बताया हुआ, तो रेलिवेंट फैक्ट से या फैक्ट इन इशू के खिलाफ जाती हो या उनमें शक पैदा कर दे, तो वो भी रेलिवेंट बन जाती। मिसाल के तौर पर मैं कराची के अंदर हूं, मेरे खिलाफ पर्चा होता है पेशावर के अंदर कि आसिफ ने एक बंदा कत्ल कर दिया, डेट है आज की, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि इसने 1 जनवरी को 2001 को शाम 5 बजे बंदा कत्ल कर दिया। पर्चा होता है कहां पर, पेशावर में, और मैं कहां पे बैठा हूं, कराची में। तो देखो ये दोनों फैक्ट आपस में रेलिवेंट नहीं है, मगर क्या
एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। इसका ताल्लुक है नहीं, मेरा कराची में होने का क्या ताल्लुक। तो मगर ये उस बात को झुटला रहा है, क्या कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बंदा दो जगह पे कैसे मौजूद हो सकता है। अगर तो आसिफ कराची में उस डेट को उस टाइम पे था तो ये पेशावर में नहीं हो सकता, इसके खिलाफ केस झूठा हुआ है। तो क्या एक फैक्ट अगर रेलिवेंट ना हो मगर वो रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को डायरेक्ट उसको चैलेंज करता हो, उसको उसके खिलाफ जाता हो या उसके अंदर कोई शक पैदा कर दे तो वो भी रेलिवेंट बन जाता है। एक तो ये चीज़ आपने इसमें देखनी है। एडमिशन में आपने क्या देखनी है, एडमिशन आपका आता है इसी के अंदर आता है चैप्टर 3 के अंदर। एडमिशन के अंदर क्या आपने देखना है, कोई भी चीज़ को जो मान लेगा, रिटर्न हो ओरल हो, कोई मान लेगा और सिविल मैटर में होगा तो वो एडमिशन होगी। मान लेगा रिटर्न हो या ओरल हो, सिविल मैटर में तो एडमिशन है, वो एडमिशन। अब आगे उसमें देख लेना क्या क्या है। एक और चीज़ याद रखना, तमाम कन्फेशन इकबाल जुर्म वो एडमिशन होते हैं मगर हर एडमिशन कन्फेशन नहीं होता। ये मैंने उसके तफसील से बताया, मैं आपको सिर्फ याद दहानी के लिए बता रहा हूँ। एक और चीज़, एक्सपर्ट ओपिनियन से आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपसे वो कह देगा हर शख्स जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन के अंदर आता है, आप कहेंगे नहीं कि हर शख्स, हम ये नहीं समझेंगे फला ये काम करता है ये एक्सपर्ट ओपिनियन है। मिसाल के तौर पर कि एक बंदा मिस्त्री हो और हम कहेंगे ठीक है एक्सपर्ट ओपिनियन, नहीं। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या, वो साइंस से, आर्ट से, फिंगरप्रिंट से, हैंड राइटिंग से, किसी इंटरनेशनल लॉ से, इन चीज़ों का माहिर है तो फिर वो एक्सपर्ट ओपिनियन में आता है। फिर आप इसके अंदर ये देखें एक और चीज़ के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लागत में याद रखना दो तरह के एविडेंस होते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री होते हैं, एक नॉन डॉक्यूमेंट्री। बस ये याद रखना जिस मामले को डॉक्यूमेंट्री, जिस मामले के मामले में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाए तो उसको झुटलाने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही लेके आना पड़ता है। यानी सिंपल वर्डिंग में कंटेंट ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट से ही साबित किया जा सकता है, ओरल से साबित नहीं किया जा सकता। मसलन मैं इस मकान का मालिक हूँ, इसका कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मेरे हक में, कागजात मेरे हक में, मगर एक शख्स आके दूसरा ये कह दे मैं इतने गवाह लेकर आता हूँ भाई ये मकान तो मेरा है, तो नहीं। कानून क्या कहेगा, गवाहों की बात नहीं मानेंगे। आसिफ के पास कागजात है तो तू भी कागजात लेकर आ, तू भी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट लेकर आ। अगर तू लेकर आता है फिर हम देखते हैं क्या है। तो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट से ही प्रूफ होते हैं। एक और चीज हमारे पास यहां पर कि हमारे पास ये है कि क्या एक जगह पे ओरल एविडेंस है और एक जगह पर हमारे पास क्या है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब प्रीवेल कौन कर जाएगा, जो ओरल एविडेंस है वो प्रीवेल कर जाएगा और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो ओरल एविडेंस है वो मगलूब आ जाएगा और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो प्रीवेल कर जाएगा, वो गालिब आ जाएगा। देखो एक चीज के दो तरह के डॉक्यूमेंट हो, एक डॉक्यूमेंट हो ओरल और एक डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या हो, उसका रिटर्न हो, डॉक्यूमेंट्री हो, एक ज़बानी सबूत हो, एक डॉक्यूमेंट्री सबूत हो, तो गालिब कौन आता है, हमेशा डॉक्यूमेंट्री आ जाता है। उसके बाद है बर्डन ऑफ प्रूफ। इसके अंदर इसके मुतालिक आपने जहन में क्या नुक्ता याद रखना, आपसे पूछेगा बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे, मुख्तलिफ मिसालें देगा। एक शख्स कहता है कि ये कत्ल इसने कत्ल किया, दूसरा कहता है जिसने कत्ल किया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा, आपने क्या कहना है, बस दो बातें जहन में रखनी है। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा, सबूत साबित करने की जिम्मेदारी उस पे होगी कि जो शख्स ये अदालत को कहे कि अदालत मेरी बात मान जाए, हर वो शख्स जो ये चाहे कि अदालत मेरी बात मान जाए, एजर्ट करे कि अदालत उसकी बात को माने, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि इसने चोरी की, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अदालत मेरी बात मान जाए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे होगा। अदालत मुझे कहेगी भाई तू कहता है ना इस चोरी इसने की, अब साबित करके दिखा चोरी इसने की है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है कि जो शख्स अदालत को कोई चीज साबित करने की कोशिश करता है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। नंबर 2, उस पर भी बर्डन ऑफ प्रूफ होता है उस शख्स के ऊपर भी कि अगर उसने सबूत ना दिए तो वो नाकाम हो जाएगा। मसलन मेरी जदाद का कोई केस चल रहा है और मैं उसमें सबूत ना दूं, मैं ये कहूँ जदाद मेरी है, मैं कहता हूँ ये जदाद मेरी है और दूसरा बंदा कहता है आसिफ की नहीं, और अगर मैंने अपने सबूत ना दिए तो मेरा नुकसान हो जाएगा, जदाद मेरे हाथों चली जाएगी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किन दो के जिम्मे होता है, एक तो वो जो शख्स ये कहे कि हाँ अपनी अदालत को बात मनवाना चाहे कि अदालत उसकी बात पे यकीन करे, एक उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ। दूसरा उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि जो शख्स
ये कहे कि अगर उसने बर्डन ऑफ प्रूफ ना दिया, उसने सबूत ना दिया, तो वो नाकाम हो जाएगा, फेल हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर भी होता है। फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूफ कौन से हैं? वो फैक्ट के जो अदालत को, जो उसको अदालत के जिम्मे जो होते हैं, वो फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूफ है। तो हमने इसके अंदर क्या देखा, जो हमारा QSO था, इसके अंदर आपने क्या देखना है, जो मैंने आर्टिकल 18 से 69 बताया, इसको अपने जहन में रखें। मोटी मोटी बातें बस आपने इसमें क्या करना है कि हर चैप्टर का नाम और उसमें सेक्शन देख लें कि कितने से लेके कितने तक सेक्शन आ रही है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया चैप्टर 3 जो है उसके अंदर कितनी सेक्शन आ रही हैं, 18 से लेके 69 तक सेक्शन है। अब आपके जहन में एक फिगर बैठ गई, जब भी वो आपसे कहेगा कि जो सेक्शन 40 है वो फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूफ है, आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से ताल्लुक रखती है। क्यों? 18 से 69 के दरमियान 40 भी तो आता है ना, तो 40 किसके मुतालिक है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के मुतालिक। तो इस तरह हर चैप्टर का नाम याद रखें और उसमें जितनी सेक्शन है उसका नंबर लिख लें, 18 से 69, 72 इतनी, इतने से इतने, तो ये आपके जहन में फिगर बैठ जाएगी। ये आगे हमारे पास CPC के अंदर जो है, मैं एक चीज़ रह गई थी, एक स्टूडेंट ने कहा कि मैंने अभी उसके अंदर जो है ना आर्टिकल्स, जो सेक्शन 7 है मैं पढ़ाना भूल गया था, उसमें से वो आपको मैं बताया। तो बिल्कुल सिंपल सी है सेक्शन 7, बस आपको ये कहती है कि प्रोवेंशनल स्मॉल काजेज कोर्ट, बस इतनी सी बात याद रखें। ये इतनी छोटी सी बात कहती है कि जो मामला आपके इलाके में हल हो सकता है वो आप अपने इलाके में करें, इतनी सी बात। यानी ये सेक्शन क्या बताता है? ये कहता है बड़ी बड़ी कोर्टों पे वजन ना डालें, जो मामला छोटी कोर्ट में हल हो सकता है उसको छोटी कोर्ट में हल करवाएं, बड़ी कोर्ट पे बर्डन ना बने। तो वो वाकई वो मामला जो स्मॉल काजेज कोर्ट के अंडर में आते हैं, जो छोटी नौयत के केस है, 2000 रुपये तक का कोई केस है, कोई 500 रुपये का केस है, 50 रुपये का कोई केस है, इस तरह के छोटे छोटे केस जो स्मॉल काजेज कोर्ट की दायरा अख्तियार में आते हैं, उसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, तो आप उसको सिविल कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे। बस इतनी सी बात की। अब CPC से मुतालिक मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या है, ये प्रोसीजरल लॉ है। अब आपने एक और चीज़ में जहन में याद रखनी है, CPC के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसका जो है वो ये है कि पहले हिस्से के अंदर इसके सेक्शंस हैं, दूसरे हिस्से में ऑर्डर हैं। आपके लॉ गैट के अंदर सिर्फ चंद उंगलियों पे गिनने वाले सेक्शन है और उसके पूरे 10 नंबर हैं। तो आपने सेक्शन को बेरेक्ट से पढ़ना, हु बहू लाइन ब लाइन पढ़ना है, तो 10 नंबर आपके खड़े हो जाएंगे अगर आप सिर्फ सेक्शन पढ़ लें। अब रही ऑर्डर। ऑर्डर में कौन कौन से ऑर्डर अहम है? ऑर्डर में ऑर्डर 9 बड़ा अहम है, ऑर्डर उसके बाद 39 अहम है, ऑर्डर 41 अहम है, ऑर्डर 43 43 अहम है। 9, 39, 41, 43 ये ऑर्डर बहुत अहम है। अब आपने एक और चीज रखना है। अब इसका मतलब ये भी ना समझ बैठना भाई कि मैंने आपको कहा कि ये वाले ऑर्डर याद कर लो, बाकी आप याद ही ना करो, और फिर लॉ गैट में कोई मसला पड़ जाएगा, भाई आसिफ ने कहा था कि आप याद ना करो। मेरे कहने का मकसद ये कि ये वाले ऑर्डर बहुत कीमती हैं, बाकी पूरा देखना है। मैंने भी आपको हु बहू वैसे की वैसे पढ़ाया, एक सेक्शन पढ़ाई है, मैंने एक भी नहीं छोड़ी। क्यों? कि हम रिस्क नहीं ले सकते। तो ऑर्डर में आपने इन जो मैंने बताया इनको वो अपने जहन में रखना। अब एक और चीज CPC के अंदर कि जो हमारे पास ऑर्डर जो है 6, 7 और 8, ये हमारे पास प्लीडिंग, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट से मुताल्लिक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हमारे किसके मुताल्लिक हैं? ये हमारे किसके मुताल्लिक है? ऑर्डर 6, 7 और 8 किसके मुताल्लिक है? ये हमारे हैं प्लीडिंग के मुताल्लिक, प्लेंट के मुताल्लिक, रिटर्न स्टेटमेंट के मुताल्लिक। ऑर्डर 6 में एक बात याद रखनी है, इसमें दोनों चीजें शामिल हैं, प्लेंट भी और रिटर्न स्टेटमेंट भी। ऑर्डर 6 में दोनों शामिल है, प्लेंट भी, रिटर्न स्टेटमेंट भी। मगर ऑर्डर 7 में सिर्फ प्लेंट शामिल है, सिर्फ दावा शामिल है, जवाब दावा नहीं। और ऑर्डर 7 जो ऑर्डर 8 है हमारे पास, उसमें क्या चीज शामिल है? हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट शामिल है। देखो हमारे पास जो प्लेंट है, जो प्लीडिंग, ऑर्डर 6 में प्लीडिंग शामिल है। प्लीडिंग में दोनों चीजें होती हैं, प्लेंट भी और रिटर्न स्टेटमेंट भी। तो क्या ध्यान में रखना, जब भी ऑर्डर 6 के मुताबिक आपसे कह सकता है कि इसमें
सिर्फ प्लेंट शामिल, आप कहेंगे नहीं, या कहेगा इसमें सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट शामिल, आप कहेंगे नहीं, ऑर्डर 6 के अंदर प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों शामिल है, यानी प्लीडिंग शामिल है। ऑर्डर 7 के अंदर सिर्फ प्लेंट शामिल है, दावा शामिल है। ऑर्डर 8 में क्या शामिल है, रिटर्न स्टेटमेंट शामिल है, जवाब दावा शामिल है। अब इन तीनों ऑर्डरों में एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, तरतीब नहीं भूलनी। सबसे पहले कोर्ट का नाम आएगा, फिर पार्टियों का जिक्र आएगा, ठीक है, फिर अगर कोई बंदा कोई स्पेशल केस कर रहा है, कोई माइनर का केस कर रहा है, उसका जिक्र आएगा। वो सारी तरतीब मैंने आपको बताई हुई है, मैं सिर्फ आपको इसमें याद दहानी करवा रहा हूं। आपने इन 3 ऑर्डरों के अंदर तरतीब नहीं भूलनी, तरतीब चेंज कर दी, आपका सवाल गलत हो गया। तरतीब क्या है, सबसे पहले कोर्ट का नाम, फिर प्लेंटिफ का नाम, उसकी पूरी रिक्वायरमेंट के वो कौन है, नाम क्या, वल्दियत क्या, रेजिडेंसी ऑफ क्या, ये प्लेंट का, फिर उसके बाद कौन सा, डिफेंडेंट का जिक्र, फिर आपका ये कि आपका क्या काज ऑफ एक्शन आपका बना, आप उसको कंसेक्टिव नंबर के अंदर लिखेंगे। वो एंड के अंदर क्या होगा, एंड के अंदर आपकी वेरिफिकेशन होगी। आपका वकील क्या करेगा, उस प्लेंट के ऊपर दस्तखत करेगा, या आपका क्या नाम है वो दस्तखत, जो प्लेंटिफ है और जो डिफेंडेंट है वो अपने दस्तखत करेंगे, और साथ वकील भी दस्तखत करता होता है। तो अब आपने यानी इनके अंदर तरतीब याद रखनी है। अब है हमारा टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर जो है। टेम्परेरी इंजंक्शन के अंदर आपने याद रखना कि ये 2 हिस्सों पे ऑर्डर मुताल्लिक है। जो 1 से 5 तक है, इसका जो रूल जो है वो हमारा है टेम्परेरी इंजंक्शन से, और जो 6 से 10 तक है रूल वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर से रिलेटेड है। टेम्परेरी इंजंक्शन के अंदर जो आपने जहन में बात रखनी है वो ये बात याद रखनी है कि जो टेम्परेरी इंजंक्शन होती है ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की होती है, और 6 महीने की कब होती है, जब दोनों पार्टियों को सुन लिया जाए। अगर आपसे लागत ने पूछे एक पार्टी को सुनकर दूसरी पार्टी को नहीं सुना, अब कितनी ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेरी इंजेक्शन दी जा सकती है, आप कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की दी जा सकती है। आपसे पूछेगा अगर दोनों पार्टियों को सुन ले तो ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड कितना होगा टेम्परेरी इंजेक्शन का, आप कहेंगे 6 माह का। फिर कहेगा कि क्या इसको चेंज कर सकते हैं, हम आगे पीछे कर सकते हैं टेम्परेरी इंजेक्शन को, आप कहेंगे हाँ, जज की मर्जी, वो चाहे इसको कम कर दे, ज़्यादा कर दे। आपसे पूछेगा उसको ज़्यादा करता 6 माह से, तो वो क्या करेगा, वो हाई कोर्ट को बताने का पाबंद होगा, ठीक है, कि मैंने इसको टेम्परेरी इंजेक्शन को क्यों वो किया है। तो ये था हमारा टेम्परेरी इंजेक्शन से मुताल्लिक। अब है हमारा अपील से मुताल्लिक। एवरी डिक्री इज अपीलेबल, बस ये ध्यान में याद रखना, मां सिवाय कंसेंट डिक्री के, जिसको कंप्रोमाइज डिक्री भी कहते हैं, जिसको म्यूचुअल कंसेंट डिक्री भी कहते हैं। डिक्री के मुताल्लिक वो सारा का सारा आ गया। ऑर्डर के मुताल्लिक आप देखो, हर ऑर्डर काबिल अपील नहीं होता, सिर्फ वो ऑर्डर काबिल अपील हैं जो सेक्शन 104 में बताए गए, या 43 जो हमारा ऑर्डर है उसके अंदर बताए गए, वो अपीलेबल ऑर्डर होते हैं। और सेकंड अपील हो सकती है, मगर सेकंड ऑर्डर की अपील नहीं हो सकती। देखो, हर अपील जो है, हर जो है डिक्री अपीलेबल है। एवरी डिक्री इज अपीलेबल एक्सेप्ट द कंसेंट डिक्री, कंसेंट डिक्री के अलावा। आपसे पूछेगा डिक्री की डबल अपील होती है, सेकंड अपील होती है, आप कहेंगे हाँ हो सकती है। फिर आपसे पूछेगा क्या ऑर्डर तो अपीलेबल हैं, जो चंद ऑर्डर अपीलेबल है वो अपीलेबल हैं, क्या हमने एक ऑर्डर की अपील की तो हम एक ऑर्डर की डबल अपील कर सकते हैं, एक ऑर्डर की सेकंड अपील कर सकते हैं, एक ऑर्डर की कभी भी सेकंड अपील नहीं होती। तो हमारा सीपीसी का ये था। अब है हमारा सीआरपीसी का। सीआरपीसी का अपने जहन के अंदर रखना है कि इसके अंदर भी मैंने आपको क्या कहा कि सीआरपीसी के अंदर आपने देखो क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी है। आपका इसमें चैप्टर 1 उसकी सारी की सारी डेफिनेशन हैं, ठीक है, चैप्टर 1 की सारी डेफिनेशन है, आपने वो डेफिनेशन सारी की सारी करनी है। और आपका है हमारे पास, हाँ, अब इसके मुतालिक थोड़ी सी बातें याद रखना चैप्टर से मुतालिक। पहली चीज़ ये कि इसमें सीआरपीसी के अंदर कहीं पे भी सिर्फ चंद एक जगह ऐसी है जहां पर मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का जिक्र आता है, वरना जो भी ऑर्डर जारी करेगा वो कम अज कम मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जारी करेगा। दोबारा देखें कि जो सीआरपीसी है उसमें मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जिक्र आता है, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का कंसेप्ट नहीं है। तो क्या जब भी मजिस्ट्रेट आपका आएगा, आपसे लॉ एक्ट में पूछे कि हाँ जो पब्लिक न्यूसेंस के मुतालिक जो है वो मजिस्ट्रेट जो है वो सेकंड क्लास ऑर्डर देता है, क्योंकि नहीं, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑर्डर देगा। तो इसके अंदर जहां पे भी जिक्र आएगा आप मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को लेकर आएंगे, या किसी जगह पे सेशन जज आता है।
ठीक है। तो पब्लिक न्यूसेंस हो या गिरफ्तारी वारंट हो, देखो इन चीज़ों को याद रखना। गिरफ्तारी वारंट जो भी होगा उसको ज़्यादातर कौन देता है? मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास देता है। सर्च वारंट जो होता है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास देता है। रिमांड हमेशा मजिस्ट्रेट देता है, ठीक है। अब रिमांड में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, वैसे पहले ये याद रखें कि जो पब्लिक न्यूसेंस के केस हैं या जो बॉन्ड के मुताल्लिक, ये बड़ा कीमती है, जो आपसे पीसफुल बॉन्ड लिए जाते हैं, मुचलका लिया जाता है कि एक शख्स ने, जो हमारा चैप्टर है पीस को मेंटेन रखना, सेक्शन 106 से आगे ऑनवर्ड जो चल रहा है, तो उसके अंदर क्या कि मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो आपसे क्या लेता है? वो आपसे बॉन्ड लेता है। अगर आपसे कह दे कि पीस के मुताल्लिक, अमन व अमान कायम रखने के मुताल्लिक या गुड बिहेवियर रखने के मुताल्लिक जो मुचलका लेता है, जो बॉन्ड, सिक्योरिटी, श्योरिटी जो है वो मजिस्ट्रेट सेकंड या थर्ड क्लास लेता है, आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। सिक्योरिटी हो, श्योरिटी हो, पीस के लिए, अमन के लिए या गुड बिहेवियर के लिए जो मुचलका लेता है वो कम से कम कौन होना ज़रूरी है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होना ज़रूरी है। अब आपसे इसमें एक और चीज़ नुक्ता याद रखें, जो भी मुचलका वो लेगा, जो भी सिक्योरिटी श्योरिटी लेगा गुड बिहेवियर के लिए और पीस के लिए, उसको रिजेक्ट कौन कर सकता है? उसको सेशन जज रिजेक्ट कर सकता है। तो पहला जहन में क्या रखा? सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट सेकंड और थर्ड क्लास का कंसेप्ट नहीं, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कंसेप्ट है। वो क्या करता है? वो अरेस्ट वारंट भी वही जारी करेगा, वो सर्च वारंट भी जारी करेगा, वो क्या करेगा? किसी जो पीसफुल के लिए, अमन के लिए या गुड बिहेवियर के लिए जो मुचलका लेता है, बॉन्ड, श्योरिटी, सिक्योरिटी लेता है, वो भी वही लेता है। अगर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के खिलाफ कोई जाएगा तो वो सेशन जज जाता है, वो और कोई जज नहीं जाता। अब एक और चीज़ अब है रिमांड से मुताल्लिक। रिमांड में आपने क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि रिमांड हमेशा मजिस्ट्रेट देता है। अब आपसे लॉ गार्ड ने पूछेगा क्या मजिस्ट्रेट कंपिटेंट होना ज़रूरी है रिमांड के लिए? आप कहेंगे नहीं, वो किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश कर सकता है। यानी सिंपल वर्डिंग में आपसे लॉ गार्ड में ये पूछेगा कि अगर कोई शख्स को हम जो 24 घंटे के अंदर अंदर, वो शख्स जो हमने बगैर वारंट के अरेस्ट किया है, उसको हम 24 घंटे के अंदर अंदर जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, वो मजिस्ट्रेट कंपिटेंट होना ज़रूरी है। नॉन कंपिटेंट भी हो तो जो हम 24 घंटे में किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं वो नॉन कंपिटेंट भी हो तो चलेगा, वरना कंपिटेंट हो तो अच्छी बात है, नॉन कंपिटेंट भी हो तो चलेगा। दूसरा आपसे पूछेगा रिमांड के मुतालिक, क्या रिमांड सेशन जज देता है? हाई कोर्ट देती है, स्पेशल केसों में देगी, मगर नॉर्मल आपकी LLB के अंदर आपने क्या याद रखना है कि रिमांड सिर्फ कौन देता है? मजिस्ट्रेट देता है। फिर रिमांड में क्या बात याद रखनी है? वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का होता है। फिर रिमांड के अंदर क्या याद रखना? औरत का रिमांड नहीं होता, मां सिवाय डकैती, कत्ल या संगीन नोयत की औरत का रिमांड होता है, बाकी केस में औरत का रिमांड नहीं होता। फिर एक और औरत के मुताल्लिक याद रखना, औरत का रिमांड जो होगा वो दिन की रोशनी में होगा, आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, सूरज तुलू होने से पहले और सूरज गुरूब होने के बाद, यानी रात के वक्त में औरत का रिमांड कतई नहीं हो सकता। औरत का रिमांड दिन की रोशनी में होता है और वो भी संगीन नोयत में। और औरत का रिमांड जो होता है वो जेल में होता है, ठीक है, याद रखना, जेल में होगा। पुलिस स्टेशन में औरत का रिमांड नहीं होता, जेल में होगा। और जो जेल में रिमांड लेने के लिए औरत का जाएगा, वो जो IO होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, उसके साथ एक लेडी ऑफिसर होना जरूरी है और जेल का ऑफिसर भी होना जरूरी है। तो देखो लॉ गेट में क्या याद रखना कि जो औरत का रिमांड होगा जो जेल में होगा, दिन की रोशनी में होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ एक लेडी पुलिस भी साथ जाएगी और जो जेल का ऑफिसर होगा वो भी साथ बैठेगा। ये तीनों बैठेंगे तो औरत का रिमांड होगा। अब एक और चीज़ इसमें याद रख ले औरत के रिमांड से कि क्या औरत का रिमांड, ऐसे हालात हो सकते हैं कि औरत का रिमांड जेल से निकालकर पुलिस स्टेशन में लिया जाए? तो हाँ, मजिस्ट्रेट को, पुलिस वाले को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, मजिस्ट्रेट को कन्वेंस करना पड़ेगा, उसको साबित करना पड़ेगा कि नहीं, मेरा जो ये रिमांड है ये मैंने पुलिस स्टेशन में लेना, कुछ ऐसी वजूहात है। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है तो मजिस्ट्रेट फिर अपनी वजह लिखेगा कि मैं क्यों औरत का रिमांड जेल में नहीं दे रहा, मैं औरत का रिमांड क्यों पुलिस स्टेशन में दे रहा हूँ। और फिर एक औरत की ड्यूटी लगाएगा कि तुमने हर टाइम इस औरत के साथ रहना जिसका रिमांड चल रहा है, एक मिनट इसको अकेले नहीं छोड़ना। तो क्या औरत का रिमांड वैसे जेल में होता है, और अगर जेल से बाहर भी लेना कोई चाहे तो औरत का रिमांड हो सकता है, मगर मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और उसके साथ क्या होगा
कि मजिस्ट्रेट वजह लिखेगा मैं क्यों रिमांड दे रहा हूँ, और एक औरत की ड्यूटी लगा देगा कि तुमने साथ साथ रहना है, तो ये रिमांड से मुताल्लिक। अब इसके अंदर एक और चीज़ आपने देखनी है, सीआरपीसी के अंदर एक और चीज़ आपने इसमें जहन में रखनी है, वो है अरेस्ट से मुताल्लिक। देखो जो अरेस्ट का चैप्टर है ना, जो सेक्शन हमारे पास 46 से शुरू होता है, उसको आप मैंने बड़ी डिटेल से बताया। इसके लिए आप क्या करें कि आप लॉग एक्ट का तो देखेंगे, मगर मैंने एक अलग अरेस्ट का चैप्टर बनाया हुआ है, वो आपने उसकी वीडियो ज़रूर देखनी है। हम यहाँ से पढ़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। ये वाला चैप्टर जो है हमारे पास, चैप्टर जो हमारे पास कौन सा है, ये 4, चैप्टर जो 4 है हमारा, नहीं चैप्टर 14, चैप्टर जो 14 है हमारे पास के जो अरेस्ट से मुताल्लिक है, जिसके अंदर यानी सेक्शन, ये आप याद रखें, जो सेक्शन 154 जिससे पर्चा होता है, उससे रिलेटेड वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर कुछ अहम बातें सुन लें लॉ एक्ट से रिलेटेड। पहली चीज़ तो ये कि कॉग्निजेबल केस में पर्चा होगा, नॉन कॉग्निजेबल केस में पर्चा नहीं होता। एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल केस की होती है, नॉन कॉग्निजेबल में नहीं होती। कॉग्निजेबल केस किसको कहते हैं? जिसमें पुलिस बगैर वारंट के किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकती हो, वो कॉग्निजेबल केस होता है। क्या नॉन कॉग्निजेबल केस के अंदर अगर हम कोई चीज़ करवाना चाहे, इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहें, तो वो किस में होगी? वो सेक्शन 155 में होती है, 154 में नहीं होती। तो आपने क्या बात याद रखनी है कि एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल केस में होगी, और एफआईआर जब भी होगी 154 के तहत होती है, दफा 154 के तहत होती है। और जब भी दफा 154 के तहत एफआईआर होती है, तो पुलिस जो तफ्तीश करती है, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, वो 156 के तहत पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा कि क्या वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेने की पाबंद है? आप कहेंगे नहीं। पर्चा होते ही पुलिस इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो किसी के कंट्रोल में अब नहीं है, ठीक है। अब वो उसको कंट्रोल में कौन ले सकता है? कानून ले सकता है। कानून में कौन ले सकता है? वकील ले सकता है। अगर वो किसी गैर तरीके से कर रही तो फिर वो हो सकती है, वरना वो किसी का इंतजार नहीं करती। पर्चा हुआ, पुलिस को फुल पावर मिल गई 156 के तहत कि अब उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देनी है। फिर आपसे इसके अंदर एक और चीज़ ये पूछेगा कि क्या पुलिस किसी शख्स को दौरान तफ्तीश बेगुनाह करार देकर उस शख्स को क्या नाम है रिलीज कर सकती है? आप कहेंगे उसको एक्वेटल नहीं कर सकती, रिहा नहीं कर सकती, रिलीज कर सकती। याद रखना, एक्वेटल पुलिस नहीं कर सकती। एक्वेटल काम सिर्फ जज का है, पुलिस को एक्वेटल करने की ताकत नहीं, पुलिस सिर्फ रिलीज करेगी। अब आपसे लॉ एक्ट में कहेगा 169 के तहत पुलिस ने एक बंदे को देखा इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और पुलिस को वो बंदा मासूम नजर आया, इनोसेंट नजर आया, पुलिस ने उसको एक्वेटल कर दिया। आपने एक्वेटल नहीं किया, 169 के तहत उसने उसको रिलीज किया, एक्वेटल नहीं हुआ। फिर एक और चीज़ आप जहन में याद रखना कि आपसे कहेगा जो बंदा रिलीज होता है, जमानत पे रिलीज हो जाए, या पुलिस ने रिलीज किया 169 की पावर के तहत, तो वो शख्स दोबारा उसके खिलाफ हम केस चला सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल चला सकते हैं। तो ये जो हमारे थे, ये हमने कौन से देखे जो सीआरपीसी में अहम थे। अब हमारी आखिरी किताब है, और हाँ एक और वो है कि एक भाई ने पता किया था कि वो जो लीडिंग केसेस हैं उसके मुतालिक, वो भी मैं बताता हूँ। आपने पीपीसी में क्या याद रखना कि पीपीसी क्या चीज़ है? ये प्रोसीजरल लॉ नहीं है। सीआरपीसी, सीपीसी, क्यूएसओ प्रोसीजरल लॉ है, और जनरल लॉ। पीपीसी जो है ये प्रोसीजरल लॉ नहीं है, बल्कि ये सब्सटेंटिव लॉ है। पीपीसी सब्सटेंटिव लॉ है, ये हुकूक का मुतय्यन करता है, ये प्रोसीजर नहीं बताता। तो पीपीसी क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। और पीपीसी जनरल लॉ भी है। क्यों? कि पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होता, पाकिस्तान के तमाम लोगों पे एप्लीकेबल होता। दोबारा देखें, पीपीसी सब्सटेंटिव लॉ है, पीपीसी जनरल लॉ है। और वो जो तीन थे, सीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ, वो प्रोसीजरल लॉ है, वो जनरल लॉ भी है। तो दोनों में क्या आ गया कॉमन? पीपीसी हो या वो तीन हो, दोनों के दोनों जनरल लॉ तो है ही है, दोनों के दोनों जनरल लॉ तो है। पीपीसी भी और वो तीन भी जनरल लॉ है, मगर पीपीसी प्रोसीजरल, पीपीसी जो है वो सब्सटेंटिव लॉ है, और जो तीन है वो प्रोसीजरल लॉ है। पीपीसी स्पेशल लॉ भी नहीं है, पीपीसी लोकल लॉ भी नहीं है। अब आपसे वही वाली बात जो मैंने उसमें बताई थी, अगर एक चीज पीपीसी के खिलाफ आ जाए, वो खिलाफ कौन लेकर आए? स्पेशल लॉ लेकर आए या लोकल लॉ लेकर आए, तो बात किसकी माननी जाएगी? तो हम जो याद रखना, असूल याद रखना, जब भी एक जनरल लॉ कोई बात कहता हो, देखो पीपीसी भी जनरल लॉ है, सीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ, ये सारे जनरल लॉ है। एक तरफ जनरल लॉ कोई बात कहे, उसके बिल्कुल मुखालिफ कोई
स्पेशल या लोकल लॉ कोई बात कहे तो हम जनरल लॉ की बात नहीं मानते, उसको हम एक्सटेंड वो कर देते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, बल्कि प्रिवेल कौन हो जाता है, गालिब कौन आ जाता है, हमारे पास स्पेशल और लोकल लॉ गालिब आ जाता है। तो आपने क्या याद रखना है कि जो जनरल लॉ के खिलाफ स्पेशल या लोकल लॉ का कोई चीज़ ले आए तो जो जनरल लॉ है वो मगलूब हो जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा, और प्रिवेल कौन कर जाएगा, स्पेशल और लोकल लॉ कर जाएगा। अब हमारे पास इसके अंदर एक और चीज़ ज़रूरी है, पीपीसी के अंदर। पीपीसी के अंदर अपने उसकी डेफिनेशन है तो सारी देखनी है। अब पीपीसी का जो मैं मोटी मोटी बात बताना चाहता हूं आपसे, ये चैप्टर 4, इसका मैंने वो आपको पहले रूल बता दिया, हर चैप्टर का आप ये देख लें चैप्टर में कहां से कहां तक सेक्शन आ रहे हैं। यह चैप्टर 4 में 76 से 106 तक आ रहा है, तो आपको ये कंसेप्ट हो जाएगा। अगर वो आपको गलत सेक्शन लिख के देगा तो आपके जहन में आ जाएगा, मिसाल के तौर पर 76 से 106 तक जनरल एक्सेप्शन है चैप्टर 4, आपको ये कहता है कि जो 77 है वो हम जनरल एक्सेप्शन में आता है ना, वो आपसे कहता है कि ये पुनिशमेंट के अंदर आता है। आप कहेंगे नहीं, पुनिशमेंट में तो ये आता ही नहीं, पुनिशमेंट में तो पहले वाले चैप्टर हैं। तो क्या आपने हर चैप्टर का नाम और उसमें जितनी सेक्शन है उसको लिखें, जिस तरह मैंने लिख दिया 76 से 106 चैप्टर 4 में आता है, और चैप्टर 4 का नाम क्या है, जनरल एक्सेप्शन। अब इसके अंदर एक अहम चीज याद रखना, 76 से 106 तक जनरल एक्सेप्शन के अंदर अगर लवाजमात पूरे होते हैं, आपने क्या कह देना, बंदा मुजरिम नहीं, बंदा मुजरिम नहीं, बंदा मुजरिम नहीं, रट बांध लें, बंदा मुजरिम नहीं है। क्यों? 76 से 106 यानी चैप्टर जो आपका क्या नाम है, जनरल एक्सेप्शन, अगर वो अपने लवाजमात पूरे करता है, और वो लवाजमात क्या है, गुड फेथ में करता हो, उसकी कोई बुरी नीयत ना हो, किसी की बेहतरी के लिए करता हो, और उसको कानून ने अथॉरिटी भी करने की दी हो, वो 3 अगर बातें पूरी करता है, अगर उससे कोई बंदा मर भी जाए तो वो कातिल नहीं, वो मुजरिम नहीं। तो याद रखना, जनरल एक्सेप्शन के मुफ्त के आपके नंबर हैं, एक ही टिप बता दी, आपके मुफ्त के नंबर हैं कि 76 से 106 में जो भी आएगा आपने आंखें बंद करके क्या लिख देना, ये मुजरिम नहीं है। मगर क्या 3 बातें जहन में पहले देखनी है कि वो 3 बातें पूरी करता है। पहली कि उसने गुड फेथ में किया, दूसरा ये कि वो जो है किसी के फायदे के लिए करता है, तीसरा ये वो कानूनी लवाजमात पूरे कर रहा। मिसाल के तौर के ऊपर जो ये है, क्या नाम है, डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, क्वालिफाइड होना जरूरी है। फिर वो गुड फेथ में कर रहा कि बंदा तड़प रहा है, उसका ऑपरेशन कर रहा है, मगर उसके हाथ मर जाता है, गुड फेथ में मर जाता है, अब वो मुजरिम नहीं है। या सेल्फ डिफेंस में देखो कि एक शख्स अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे को मार देता है, तो देखो उसने गुड फेथ के अंदर किया, अपने आप को बचाने के लिए किया, अपने सेल्फ डिफेंस में बंदे को मारा, तो वो मुजरिम नहीं। तो सिंपल वर्डिंग में पीपीसी के अंदर आपने सेक्शन जो है 76 से 106 तक में आंखें बंद करके कहते जाना कि ये मुजरिम नहीं, मुजरिम नहीं, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, ये करते जाना। मगर क्या, वो 3 बातें याद रखना जो उसके लवाजमात हैं। बाकी 1-2 सेक्शन इसमें से गौर से देख लेना, वो ऐसे हैं जिनके अंदर ये कहा गया कि वो शख्स जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में नहीं आता, वो मैंने आपको लेक्चर में दिया हुआ है। अब है हमारे पास चैप्टर 16। चैप्टर 16 के अंदर जो पुनिशमेंट है, मैंने आपको कल जो लेक्चर रिकॉर्ड करवाया ना, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी कल, तो मैंने उसको क्या नाम है बिल्कुल सिंपल तरीके से रिकॉर्ड करा। अब अपने कल वाले लेक्चर जो मैंने किया ना, जो चैप्टर 16 और 17 की जो पुनिशमेंट बताई, आपने क्या करना है, रजिस्टर ले लेना है, जो मैं सेक्शन बता रहा हूँ उस सेक्शन का नाम लिखें और आगे उसकी पुनिशमेंट याद कर लें, आपका पूरा लॉ गेट का इसके अंदर हो जाएगा। तो इसके अंदर मुझे यही वाला समझाना था पीपीसी में। आखिरी के अंदर आपको जो लीडिंग केसेस हैं, पहली चीज़ अपने जहन में रखें। कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री नहीं बताई। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आपकी चेंज कर दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आपके 8 लीडिंग केसेस डाल दिए गए, वो मैंने रिकॉर्ड करवा दिए हैं। अब 8 लीडिंग केसेस में एक बड़ी अहम बात की तरफ एक रात एक स्टूडेंट ने इशारा किया। उसने ये इशारा किया, उसने कहा कि सर उसके अंदर ये कहा गया कि नवाज शरीफ का जो केस है, या मुशर्रफ का जो केस लगा था, या असफंदयार वली का जो केस था, या आसमा जलानी का जो केस था, वो केस किस तरीके से इन 2 केसों से रिलेटेड है। पहला मौलवी तमीजुद्दीन केस, और दूसरा क्या नाम है, स्टेट वर्सेस डोसू। इससे किस तरह रिलेटेड है ये। मिसाल के तौर पे आपसे ये कहता है कि नवाज शरीफ का जो केस लगा वो स्टेट वर्सेस डोसू से और वो मौलवी तमीजुद्दीन के केस से लिंक्ड है। तो ये हम किस तरह पता चलेगा ये लिंक है। मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं। हुआ क्या था, मौलवी तमीजुद्दीन के केस में और स्टेट वर्सेस डोसू में
अदालत ने ताकत दे दी थी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की बात माननी थी, मजलूम की बात नहीं माननी थी। ठीक है, ये नुक्ता ज़हन में पहले बिठाएं कि स्टेट वर्सेस डोसू में और मौलवी तमीजुद्दीन केस के अंदर अदालत ने क्या किया था, गवर्नमेंट पाकिस्तान की बात माननी थी, डिक्टेटर की बात माननी थी, जालिम की बात मान ली थी, मगर दूसरे की बात नहीं माननी थी। तो जहां पर अब नवाज शरीफ के केस के अंदर क्या हुआ, अब आप पढ़े, मैंने जो उसमें आपको बताया हुआ है, नवाज शरीफ केस के अंदर क्या अदालत ने गवर्नमेंट की बात माननी थी, प्रेसिडेंट की बात माननी थी? नहीं ना, बल्कि क्या कहा, नवाज शरीफ सच्चा है, प्रेसिडेंट झूठा है, प्रेसिडेंट ने गलत काम किया, उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। तो अदालत ने नवाज शरीफ केस के अंदर किसकी बात मानी? प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी, गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, बल्कि जो दरखास्त लेके गया था, जो साइल था, ठीक है, जो कंप्लेनेंट था, उसकी बात उसने मानी। तो अब बताओ, अब अपने जहन को सोच के बताओ, क्या नवाज शरीफ केस का ताल्लुक, नवाज शरीफ केस ने उसको स्टेट वर्सेस डोसू को और मौलवी तमीजुद्दीन केस को फॉलो किया, उससे लिंक है? नहीं। तो बस ठीक है, यही बात है। अब आ जाओ आसमा जलानी केस के ऊपर, फिर आ जाओ नुसरत भुट्टो केस के ऊपर, फिर आ जाओ क्या नाम है मुशर्रफ केस के ऊपर, असफंदियार वली केस के ऊपर। ठीक है, इन तमाम केसों के अंदर आपने बस क्या देखना है, जहां पर, बस ये नुक्ता याद रखना, जहां पर अदालत ने जिस केस के अंदर गवर्नमेंट की बात मानी और दूसरे बंदे की बात रिजेक्ट कर दी, गवर्नमेंट की बात मानी, दूसरे बंदे की बात रिजेक्ट कर दी, वहां पर इन दो केसों का ताल्लुक स्टेट वर्सेस डोसू का और मौलवी तमीजुद्दीन केस का ताल्लुक उस केस से बन जाएगा। अगर अदालत ने गवर्नमेंट की बात नहीं मानी तो इन दो केसों का किसी भी केस से ताल्लुक नहीं। आखिर में फिर मैं बता रहा हूं, अगर अदालत ने गवर्नमेंट की बात मानी तो हर केस का ताल्लुक किससे बन जाएगा? इन दो केसों से बन जाएगा। अगर अदालत ने गवर्नमेंट की बात ना मानी तो इन दो केसों का किसी भी केस से ताल्लुक नहीं। वो दो केस कौन से हैं? स्टेट वर्सेस डोसू और दूसरा केस है मौलवी तमीजुद्दीन का। एक तो ये याद रखें। एक आखिरी बात इसमें ये मैं कहना चाह रहा हूं कि आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि जो मौलवी तमीजुद्दीन का जो 8 के 8 लीडिंग केसेस हैं, ये केस इतना अहम क्यों है? इसको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्यों कहते हैं? है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री तो ये नहीं है ना, फिर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? आप कहेंगे क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन 8 केसों ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया, हिलाया, उस पर कोई ना कोई उसके ऊपर जरब लगाई है। यानी इन 8 केसों का ताल्लुक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के आइन से ताल्लुक है। तो आपने ये जहन में रखना है। तो ये मैंने जो दो अहम बातें थी, एक आखिरी बात ये भी, पहला केस मौलवी तमीजुद्दीन का केस छोड़कर उसमें लफ्ज FC लिखा होगा। मैंने बार बार आपको नुक्ता बताया, उसमें सुप्रीम कोर्ट का नाम आएगा FC। बाकी तमाम केसों के अंदर सुप्रीम कोर्ट का नाम क्या जाएगा? SC, S और C। पहला केस जो है मौलवी तमीजुद्दीन को, उसमें FFFC फेडरल कोर्ट, FC फेडरल कोर्ट। एक केस में सिर्फ FC है फेडरल कोर्ट, बाकी सब में SC है सुप्रीम कोर्ट। और एक और बात, तमाम केसों में किताब का एक ही नाम चलेगा। वो आपको कहे PCRLJ आपके गलत, MLD गलत, तमाम 8 केसों में एक ही किताब चलेगी, उसका नाम है PLD। ठीक है, तो ये अपने जहन में रखना। मुझे कोई और चीज़ जहन के अंदर आई जो मुझे आपको बतानी पड़ी तो मैं दरमियान में वीडियो बना दूंगा लॉ गेट से पहले आपकी लॉ गेट से। मगर आज की ये वीडियो हमारी आखिरी वीडियो थी, हमारा ये सफ़र ख़त्म हुआ। अब आगे जो है 1-2 दिन का मैं रेस्ट लूँगा, फिर LB की क्लासें शुरू करेंगे। हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।